इंटरवल वाले नेता से राहुल गांधी अब फुल टाइम पॉलिटिशियन बनने की राह पर है। संसद सत्र के बाद राहुल खामोश नहीं बैठे, हाथरस गए, गुजरात गए, असम और मणिपुर का दौरा भी कर लिया। वो एलओपी हैं, देश के विपक्ष के नेता। पर क्या दौरे की जगह का सिलेक्शन पुअर पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल है? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। ये इत्तेफाक यानी संयोग है या रूटीन का प्रयोग? एक एलओपी के नाते उन्हें जाना तो तमिलनाडु, बंगाल भी चाहिए था, पर देखने में लग रहा है कि राहुल उन्हीं जगह को चुन रहे हैं जहां मुद्दों के आधार पर सत्ता पक्ष कमजोर दिख रहा है और राहुल वहां जोर लगा रहे हैं। अगर ये दौरे गैर राजनीतिक हैं तो कांग्रेस पीसी कर बखान क्यों करती है? ऐसे में प्रश्न ये भी है कि नए राहुल पुरानी राजनीति के ही संवाहक हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी मेरे साथ हैं और कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। यशवर्धन जी, आपसे मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, मुझे खुशी है, बहुत लंबे समय के बाद किसी एलओपी को मैं एक्टिव होते देख रहा हूं, क्योंकि अब तक एलओपी तो 10 साल से था ही नहीं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरा, राहुल ब्रेक नहीं ले रहे हैं। वो इंटरवल वाले नेता से, वो जो कहते हैं ना कि पॉलिटिशियन को 24 घंटे पॉलिटिक्स में होना चाहिए, उस दिशा में चले हैं। हालांकि ये गलत भी साबित हो सकता है कुछ दिनों बाद वो छुट्टी पर चले जाएं, लेकिन अब संभावनाएं कम ही नजर आती हैं। ऐसे में जहां पर क्रेडिट बनता है वहां तो मैं दूंगा। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन एलओपी के धर्म पर आप राहुल को कितना फिट पा रहे हैं या आपकी पार्टी कितना फिट पा रही है? स्वप्निल जी, पूरा देश अब देख रहा है कि 10 साल के बाद एलओपी नियुक्त किया गया है, जबकि दिल्ली विधानसभा का अगर आप देखेंगे तो मात्र 3 विधायकों के बावजूद भी एलओपी वहां बनाया गया था। तो ये एक लोकतांत्रिक समझ की बात थी, एक लोकतंत्र के आदर की बात थी, जो पिछले 10 साल से नहीं किया गया। और अब चूंकि एलओपी बनाया गया है, तो आप लगातार देख रहे होंगे वो हर मुद्दे पर एक्टिव हैं और बहुत मजबूती से हर मुद्दे को उठा भी रहे हैं, घेर भी रहे हैं सरकार को, सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी तय करवा रहे हैं और सरकार को मजबूर कर रहे हैं उन मुद्दों पर बोले जो पिछले 10 साल से बोलने को तैयार नहीं थे। तो ये बहुत अच्छा एक वेलकम है, लोकतंत्र के लिए भी, डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और हमारे नेता बहुत मजबूती से ग्राउंड पर, सड़क से संसद तक लगातार काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जो बार बार राहुल गांधी पर सवाल उठते हैं या बीजेपी पर सवाल उठते हैं कि भाई आप लोगों की कमेटियां या आप लोगों के चेहरे उन्हीं जगहों पर क्यों जाती है जिन जगहों पर दूसरों की सरकारें या विरोधियों की सरकारें हैं। अगर उस चश्मे से देखा जाए तो गुजरात, हालांकि देखिए फिर मैं बता रहा हूं, लोकसभा में उन्होंने कितना अच्छा कहा कि अब मैं 2 राहुल हूं, अब मैं एक राहुल नहीं रहा। एक राहुल तो वो जो मैं इंडिविजुअल के तौर पर हूं, कांग्रेस नेता के तौर पर हूं, और दूसरा राहुल जो विपक्ष के नेता के तौर पर है। और मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं इस पूरे देश में विपक्ष के विरोध की आवाज बनूंगा। आश्वस्त अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें इसी पीरियड में तमिलनाडु भी जाना चाहिए था। बंगाल के तो नजदीक तक वो चले ही गए थे, बंगाल भी उनको जाना चाहिए था। ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर उतनी ही हीनियस या सीवियर इंसिडेंट्स हुए हैं। तो क्या राहुल पिक एंड चूज कर रहे हैं? देखने में ऐसा महसूस होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब चूंकि राहुल गांधी, हमें भी लगता है, सभी को लगता है कि वो हर जगह पहुंचने चाहिए और वो समय समय पर जो भी उनके विरोधी हैं या इस तरह की जो बात करते हैं उनको गलत भी साबित करते रहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये जो शिकायत की जा रही है ये भी पूरी होगी। वो हर जगह जहां भी संभव होगा वहां जाएंगे और जितनी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब जगह जा रहे हैं। दूसरा, जो आपने एक प्रश्न किया जो छुट्टी पर जाने का, तो स्वप्निल जी, वर्ल्ड वाइड अगर आप पॉलिटिक्स को देखेंगे तो कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल है जिसके लिए अपने जीवन के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको वो अगर जीते हैं तो सब नेता अपनी फैमिली के साथ भी बिताते हैं, टाइम बिताते हैं, अपने इंडिविजुअल टाइम को भी केटर करते हैं, छुट्टी भी लेते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए। नहीं, लेकिन एक सवाल है यशवर्धन भाई, एक सवाल है। जैसे वो हाथरस गए तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी और मुआवजे पर सवाल उठाए, पर उस पर ज्यादा अटैकिंग नहीं हुए और समझा जा सकता है क्यों नहीं हुए। मणिपुर पर कांग्रेस पीसी करती है। अगर वो कोई गैर राजनीतिक दौरा होता या एलओपी का दौरा नहीं होता तो कांग्रेस पीसी नहीं करती। कांग्रेस पीसी कर रही है और वो ये गिनाना नहीं भूल रही है कि राहुल कितनी बार वहां पर जा चुके हैं।
अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर धीरे धीरे मणिपुर से उस तरह की हेडलाइंस बनना बंद हो गई हैं जिस तरह की हेडलाइंस कुछ दिनों पहले तक बनती थी, राहुल का ये दौरा सपोर्ट करेगा या फिर क्या करेगा? स्वप्निल जी, भारत न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी ने की, उसकी शुरुआत उन्होंने हाँ हाँ मणिपुर से की। उनके दिमाग में मणिपुर हमेशा से था। 1000 से ज्यादा परिवार विस्थापित हो चुके हैं, थानों से हथियार लूटे गए हैं, तो वो उस मुद्दे को लगातार उठाते रहे। और पिछले 1 महीने में बहुत सारी हत्याएं हुई वहां पे। मणिपुर में अशांति है, आज भी लोग कैंप्स में रह रहे हैं। अगर वो हो सकता है वो हेडलाइन से दूर हो गया हो, लेकिन राहुल गांधी के दिल से वो मुद्दा दूर नहीं है। इसी बात को लेकिन मैं एक बात और यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। मैंने कहा था कि जहां पर क्रेडिट बनता है वहां पर क्रेडिट दिया जाना चाहिए। आरएसएस के 400 स्वयंसेवक मणिपुर में डिप्लॉय किए गए हैं जो अपने स्तर पर शांति के प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है इस बात को भी एड्रेस किया जाना जरूरी था, इसलिए मैं इस डिबेट में इस बात को यहाँ पर रख रहा हूँ। लेकिन कृष्ण कुमार जानू जी, मैं अब आपका भी परिप्रेक्ष्य जानना चाहता हूँ। अब आप राहुल को गंभीरता से लेते हैं और राहुल एक सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर अब धीरे धीरे सामने आने की कोशिश में थे, अब आ चुके हैं। आपको क्या लगता है, अगर प्योरली पॉलिटिकल मोटिव होता राहुल गांधी का, तो वो क्या क्या नहीं बोल सकते थे, क्या क्या नहीं आरोप जड़ सकते थे? ये सेमी पॉलिटिकल दौरा तो माना जा सकता है, लेकिन प्योरली पॉलिटिकल दौरा क्या इसे माना जाए? देखो, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी बड़े एक्साइटमेंट में हैं और उस एक्साइटमेंट का अब जैसे यशवर्धन जी ने कहा कि 10 साल तक एलओपी नहीं बनाया, तो भाई संविधान का पालन कर रहे थे। और क्योंकि आप संविधान के प्रति संसद में फहरा कर ही बताते हैं कि भाई देखो हम संविधान को समाप्त कर रहे हैं, अब संविधान में प्रावधान नहीं था इसलिए एलओपी नहीं था, और अब संविधान के प्रावधान के अनुरूप एलओपी बनाना जरूरत है तो बना रहे हैं। दूसरा विषय आया कि मणिपुर में राहुल गांधी बार बार जा रहे हैं। अरे भाई, आग में घी डालने का काम करने जा रहे हो या आग बुझाने जा रहे हो? राहुल गांधी मणिपुर की समस्या का एलओपी के नाते, लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते सरकार के सामने कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन तो रखे। केवल और केवल भड़काऊ बातें करने के लिए, जिस प्रकार सदन में वो जैसा चाहते हैं वैसा बोलते हैं, जिस प्रकार का सेलेक्टिव स्पीच राहुल गांधी का संसद में हुआ और जिन मुद्दों को लेकर हुआ, वो बंगाल की घटनाओं पर चुप रहते हैं, पंजाब की घटनाओं पर चुप रहते हैं, लेकिन वो केवल और केवल मणिपुर या भाजपा शासित राज्यों के लिए बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ना चाहिए, लेकिन सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन विपक्ष क्या करेगा? अपोजिशन को ध्यान में कृष्ण कुमार जानू जी, विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष जिन जगहों पर विपक्ष में है वहां सरकार पर नजर रखने की जिम्मेदारी तो विपक्ष की है, वही तो कर रहे हैं राहुल। नहीं, राहुल जो कर रहे हैं उसमें उस प्रकार की जिम्मेदारी का निर्वहन नजर आता है क्या? राहुल जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं संसद में, जिस प्रकार उन्होंने हिंदुत्व के संबंध में बोला, नहीं, जहां दौरा करने गए वहां नहीं बोला। नहीं, जहां दौरा करने गए वहां अभी करके आएंगे तो देखते जाओ क्या क्या बोलेंगे। मणिपुर की घटना पिछले साल भर से समय के साथ उसका समाधान तय हो रहा है। जिस प्रकार वहां पर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच मनस्विता की प्रकाष्ठा पार हो गई थी, उसे समय के साथ कुछ घाव भरे जा रहे हैं, कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां कौन सा कॉन्क्रीट वर्क करने गए हैं? बीजेपी ने, आरएसएस ने तो वहां अपने स्वयंसेवक झोंके। नहीं, वो ये हो सकता है वो ये देखने गए हों कि 1 साल में आप लोग सचमुच जो प्रयास कर रहे हैं वो रंग दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें इस पर नजर रखनी चाहिए। दूसरा सवाल मेरा आपसे कृष्ण कुमार जी, असम में बाढ़ है, हाथरस में भगदड़ मची, गुजरात में वो ऐसे ही गए। ये सारे स्टेट्स वो हैं जो आपके लिए काफी वैल्यूएबल हैं, है ना? इन सब जगहों पर आग नहीं लगी हुई है, लेकिन वो गए। क्या आपको इसमें कोई संयोग नजर आ रहा है या प्रयोग नजर आ रहा है? देखो, कुल मिलाकर के एक नेक्सस जो है, और उस सारे नेक्सस के लिए प्रधानमंत्री ने संसद में भी चर्चा की है कि जो लोग जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में समझाएंगे। एक बड़ा नेक्सस जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कुछ एनजीओ को सपोर्ट करने वाले, फंडिंग करने वाले लोग भी शामिल हैं, कुछ हमारे देश में भी जो है स्लीपर सेल बन करके और सरकार और देश के विरोध में काम करने वाले लोग हैं। और राहुल गांधी तो वो व्यक्ति है ना जो दिल्ली में जेएनयू के आंदोलन को समर्थन करने जाते हैं, लेकिन दिल्ली में ही सिख विरोधी दंगों पर चुप रहते हैं।
राहुल गांधी ने कब नहीं, कौन लेकिन सी कृष्ण कुमार जी, जिम्मेदारी मेरा का सवाल परिचय वहीं दिया रह है? गया, मेरा सवाल वहीं रह गया। आपने कहा कि मणिपुर में जाके वो आग लगा देंगे। मैं कह रहा हूँ वो आग असम में तो नहीं लगा सकते, वहां तो बाढ़ आई हुई है। वो आग हाथरस में तो लगी नहीं, जहां पर भगदड़ में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, देखो और गुजरात में कुछ हुआ नहीं। हाथरस की जो घटना है, हाँ। हाथरस की जो घटना है, देश को और प्रदेश को बाबा की सरकार पर पूरा भरोसा है और बाबा ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं। बाबा का बुलडोजर जब गरजता है तो बिना पक्षपात के गरजता है और जो कानून तोड़ता है उसे बाबा दंडित भी करते हैं। असम में जहां बाढ़ आई हुई है, राहुल गांधी को वहां जाना चाहिए था ना। राहुल गांधी मणिपुर में क्या करने जा रहे हैं? मणिपुर में सरकार शांति बनाने की असम कोशिश गए हैं वो, सामाजिक संगठनों के माध्यम से। राहुल गांधी असम गए हैं। लेकिन हाँ, लेकिन जाने का अर्थ क्या हुआ? एलओपी ने वहां जाकर के कौन से कॉन्क्रीट प्रयास किए? मणिपुर में जैसा आपने बताया, संघ ने 400 कार्यकर्ताओं को झोंका है कि इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम करिए। कांग्रेस केवल और केवल देखने का काम नहीं, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की साझी जिम्मेदारी है। आरएसएस द्वारा देश 400 चलाना लोगों को दोनों की डिप्लॉय जिम्मेदारी करने का एक मतलब ये भी तो है कि सरकार सिर्फ अपने संसाधनों और अपने स्तर पर असफल है, तभी तो आरएसएस को भी 400 लोग लगाने पड़े। ये कुछ विषय ऐसे होते हैं जो समाज के द्वारा तय होते हैं और सामाजिक विषयों में सरकारें बहुत कुछ कर नहीं पाती हैं। जिस प्रकार का वहां का सामाजिक वातावरण है, आपस में अविश्वास की दीवार है, कुकी और मैतेई समुदाय अलग अलग पंथ को मानने वाले हैं। एक साल हो गए कुकी कृष्ण और कुमार मैतेई जी, समुदाय सरकार में क्या कोई एक ऐसा भौगोलिक चेहरा क्षेत्र नहीं में है जो रहने इन वाले दोनों हैं। को बिठाकर समझाकर इस हिंसा के दौर को टोटली खत्म करवा पाए? आरएसएस की मदद की जरूरत पड़ना क्या सरकार की विफलता की ओर इशारा नहीं है आपके हिसाब से? देखो स्वप्निल जी, आरएसएस पिछले 100 साल से सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला दुनिया का बहुत बड़ा संगठन है। ठीक है। और भारत में ऐसा शायद ही कोई राज्य है जहां आरएसएस अपने प्रभाव को अंकित नहीं करा पा रहा हो। मणिपुर में मैतेई और जो कुकी समुदाय के बीच का वैमनस्य है, हाँ। उसे भी ठीक करने की कोशिश सरकार के स्तर पर चल रही है, लेकिन विश्वास नहीं है तो सामाजिक संगठन को आगे आना पड़ रहा है। ठीक है यशवर्धन भाई, मैं एक और चीज पूछ रहा हूं। मैंने कहा ना कि राहुल गांधी मणिपुर, असम, गुजरात, हाथरस, ये संसद सत्र खत्म होने के बाद के दौरे हैं। प्रियंका नहीं है इसमें। प्रियंका हो सकता है वायनाड में बिजी हो गई हो, लेकिन इसमें प्रियंका नहीं है या खड़के नहीं है, इसमें सिर्फ राहुल है। और राहुल ही फोटोग्राफ्स में है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ और पीड़ितों के साथ। मेरा सवाल बेसिकली ये है कि कांग्रेस ने जब पीसीबी की तो वो ये गिनाना नहीं भूली कि राहुल तीसरी बार आ गए। राहुल ने संसद में कहा था मैं जाऊंगा, वो चले गए, ठीक है। अब वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए हैं तो बात अलग है, लेकिन एलओपी के तौर पे गए हैं तो कांग्रेस की पीसी समझ से परे है। वो तो आईएनडीआईए गठबंधन की पीसी होना चाहिए। दूसरा, हाथरस में संभल कर बोलना, गुजरात में खुलकर बोलना, क्या ये इशारा नहीं करता कि अगर गठबंधन धर्म के सहयोगी कुछ गलत कर बैठे या उनके स्टेट्स में उनके अंडर में कुछ गलत हो जाए तो कांग्रेस स्टैंड नहीं लेंगे या नहीं लेगी? स्वप्निल जी, राहुल गांधी की आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है। जहां भी मानवता या लोकतंत्र के खिलाफ कोई भी काम होगा, चाहे वो किसी भी जगह हो, वो उस आवाज को हमेशा उठाते हैं। इसलिए उनसे, और वो एलओपी के बतौर गए हैं वहां पे। और आपने तो कांग्रेस पीसी कर रही है। हाँ, तो आपने देखा होगा जब इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा तो घोषणा पत्र कांग्रेस का रहा। उसमें कांग्रेस का ही घोषणा पत्र इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र बन गया। उसी तरीके से कांग्रेस के नेता जो अब एलओपी है, नहीं वो एलओपी है तो वो इंडिया ब्लॉक के नहीं यशवर्धन भाई 2 सेकंड सबने अपने इंडिपेंडेंट घोषणा पत्र भी जारी किए। सपा ने भी घोषणा पत्र जारी किया, आरजेडी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। और कोई आईएनडीआईए गठबंधन का घोषणा पत्र अगर होता तो वो आईएनडीआईए के चेहरों के साथ होता, वो कहीं सामने आया नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा गठबंधन पार्टनर कांग्रेस ही था और कांग्रेस ही बेसिकली आईएनडीए का चेहरा था। और राहुल गांधी एज ए एलओपी वहां गए हैं, मणिपुर गए हैं। और प्रॉब्लम क्या हो रही है कि नरेंद्र मोदी जब बुरी तरह कहीं भी विफल होते हैं वहां उस बात को चर्चा से नहीं, लेकिन राहुल मुस्कुरा रहे हैं। और इन दौरों में खास बात यह है, जैसे वो असम और मणिपुर की तस्वीरें हम देखें तो जब वो पीड़ितों के साथ बैठे हैं तब तो वो दुखी नजर आ रहे हैं और उनकी बातों को सुनते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हाथ हिलाकर मुस्कुराना, चलते रहना, ये भी तो एक सीरियसनेस कुछ दिखना चाहिए ना।
नहीं, वो पूरी तरह सीरियस है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या हो रही है कि नरेंद्र मोदी जहां पूरी तरह विफल होते हैं वो जाते नहीं है मणिपुर का। मैं भी नहीं बोलते हूँ, मणिपुर गए नहीं, उन्होंने बोला से नहीं, यशवर्धन भाई, इस बार अगर आपने उनका सुना स्पीच धन्यवाद प्रस्ताव पर जो उन्होंने जवाब दिया है, मैं ये मान सकता हूं कि बहुत सारा नहीं बोला या उतना नहीं बोला जितना कांग्रेस चाहती थी, लेकिन बोला। उनको अच्छी तरह मालूम था कि वो नहीं बोलेंगे तो लगातार नारेबाजी होगी, इसलिए मजबूरी में बोलना पड़ा, वो भी 1 साल बाद। आज तक उनको टाइम नहीं मिला मणिपुर जाने का। उनको मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है, उनको राजनीति करनी है केवल। हमारा जो एलओपी है वो हर जगह जहां भी जा रहे हैं, आप बताइए हाथरस में गए, कितनी संयमित भाषा में बात की उन्होंने, कोई ऐसा बात नहीं की जिससे कि राज्य सरकार। प्रॉब्लम राहुल की स्पीच में नहीं है। नहीं यशवर्धन भाई, प्रॉब्लम राहुल की स्पीच में नहीं है। प्रॉब्लम कहां है मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी मणिपुर गए, ठीक है, मणिपुर में वो पीड़ित से मिले, उन्होंने वहां से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। वो अपनी भावनाओं को ट्विटर पर फेसबुक पर रख सकते हैं, अब वो इतना अच्छा बोलने लगे हैं, है ना। लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली में पीसी की और फिर वहां से वार करना चालू किए। ये होता है आग लगाना, या ये होता है आग में घी डालना। कांग्रेस तो लगातार ये कह रही है कि प्रधानमंत्री मणिपुर जाए और मणिपुर जाकर वहां की जनता को एश्योर करे, कम से कम एक संदेश ही दे देते। 1 साल में इनसे मुंह नहीं खुला। ये मन की बात करते हैं हर हफ्ते में रेडियो पर। वो व्यक्ति जहां 60,000 परिवार विस्थापित हो गए, भारत का प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस है यशवर्धन भाई। मैंने फिर कहा ना कि तमिलनाडु न जाना या बंगाल न जाना या संदेश खाली न जाना, ये पिक एंड चूज नहीं है तो क्या। अगर आप बंगाल जाते हैं, ममता बनर्जी जो कल को संभावित तौर पर अगर किसी तरह की कंडीशंस बनी तो आपके साथ आ सकती हैं, को देखते हुए आप वहां पर नहीं जाएंगे। आप ममता बनर्जी पे भरोसा कर लेंगे कि वो चीजें संभाल ही लेगी। संदेश खाली में क्या संभला, अब तक कुछ नहीं संभला। देखिए, न्याय यात्रा के अभी भी बंगाल में हत्या हो रही है। बंगाल भी गए, हर जगह गए। और वो नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान जाना और इस तरह से दौरे करना में अंतर होता है यशवर्धन भाई। स्वप्निल जी, प्रज्वल रवन्ना जिसने हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उसके लिए मोदी जी भाषण देकर आए कि प्रज्वल को जो भी वोट दोगे वो मोदी को मजबूत करेगा। ऐसी मजबूती आपने कभी सुनी है किसी नेता से? और संदेश खाली वाला मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी भी। लेकिन वो कर्नाटक भी तो नहीं गए, बहुत सारे गवाहों ने कहा तो राहुल गांधी कर्नाटक भी तो नहीं गए, मामला उठवाया। कर्नाटक भी तो नहीं गए राहुल गांधी। कहां नहीं गए? कर्नाटक में सब जगह पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। कर्नाटक के मामले में, प्रज्वल रवन्ना के मामले में क्या क्या नहीं हुआ, और वहां पे लोग प्रधानमंत्री पूरी तरह एक्सपोज हो गए। नहीं, लेकिन पूरी जानकारी होम मिनिस्टर ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया था। अगर चुनाव प्रचार के दौरान ही अपने स्टैंड क्लियर करने को स्टैंड क्लियर करना कहा जाता है तो वो तो अमित शाह ने भी किया था। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को प्रज्वल रवन्ना के बारे में सारी चीजें वहां के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने दी थी। उसके बावजूद उसको कैंडिडेट बनाया गया, उसके बावजूद वहां भाषण दिया गया कि प्रज्वल रवन्ना को दिया हुआ वोट मोदी को मजबूत करेगा। इस तरह की मजबूती मांगते हैं जो महिलाओं के बलात्कारियों से मजबूती मांग रहे हैं। इनसे क्या आशा कर सकते हैं आप ये मणिपुर जाएंगे? आपकी सरकार ने इस स्टेटमेंट पर या कांग्रेस ने इस स्टेटमेंट पर एफआईआर करवाई? हर जगह एफआईआर तो वहां की सरकार ने की है ना। कर्नाटक सरकार नहीं, इस स्टेटमेंट पर, इन चीजों पर जिनको आप बता रहे हैं, ये सिंसियरली प्रज्वल रवन्ना के खिलाफ तो एफआईआर हुई है ना। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि बलात्कारी का सपोर्ट किया। बलात्कारी का सपोर्ट करना संविधान में गलत है। अगर आपने एफआईआर की है तो उनको सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री का नैतिक भी कोई मूल्य होने चाहिए। जब उनको अच्छी तरह मालूम है कि बलात्कारी है, इसके पूरे सबूत मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर अबेटमेंट टू वो थोड़ी है। ठीक है, ठीक है, ये तो एक नैतिक मॉरल बात थी। ठीक है, कृष्ण कुमार जानू जी, मैं कृष्ण कुमार जानू जी के पास जा रहा हूं, इस सवाल के साथ जा रहा हूं। कृष्ण कुमार जानू जी, जहां भी जाएं विपक्ष के तौर पर, ऐसा नहीं है कि वो मुद्दे नहीं है। इन मुद्दों को कब तक अनदेखा किया जा सकता है? आप चुपके हालात संभाल रहे हैं या आपके चुप रहने की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं, ये कौन चेक करेगा? ये विपक्ष चेक करेगा। विपक्ष चेक करने पहुंचा है। अगर आपके प्रयास रंग ला रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा तरीका होता कि कांग्रेस के लगभग बड़े 10-15 चेहरे एक साथ चले जाते तो मैं भी कहता कि हां आग लग सकती है। एक चेहरा गया, मिल मुला के आ गया। हाँ, ये बात बिल्कुल डाउट क्रिएट करती है कि वो जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह पर सत्ता पक्ष कमजोर है, उन्हीं जगहों पर जोर लगाया जा रहा है। लेकिन वो मसले नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। स्वप्निल जी, राहुल गांधी जहां जा रहे हैं वहां किससे मिल रहे हैं
और मैतेई समुदाय से मिले कि आप कुकी सिर्फ मणिपुर समुदाय की से क्यों मिले? बात कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं वो तो दोनों असम भी गए समुदायों ना, में मौजूद हैं। वो हाथरस भी गए ना, वो गुजरात तो गए ना। गुजरात में तो कुछ इंसिडेंस ही नहीं था, लेकिन वो वहां गए ना। हाथरस में जिस प्रकार की परिस्थिति कांग्रेस की है, वो जो बाबा है वो अखिलेश के नजदीकी है, और वो बात बिगाड़ने की बजाय बात बनाने वाली भाषा बोलना वहां राहुल गांधी की मजबूरी है। और आपने और हमने देखा है सदन में राहुल गांधी जिस प्रकार सांसदों को भड़का रहे हैं, मुझे तो डर है वो इस प्रकार की यात्राओं में जनता को नहीं भड़काने लगे। वो कितने भी कर ले टूर, अभी उनसे दिल्ली है बहुत दूर, क्योंकि दिल्ली में उनका खाता ही नहीं खुला है। और दिल्ली की जिस राजनीति को राहुल गांधी करना चाहते हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जिस उत्साह का परिचय दे रहे हैं, वो उत्साह के अतिरेक में संविधान और कानून, संसद और व्यवस्था की मर्यादाओं का पालन करें, इतनी सहज अपेक्षा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है कृष्ण कुमार जानू जी, एक छोटा सा सवाल है। राहुल गांधी के जाने से वहां पर आग भड़क सकती है। मैं चाहता हूं यशवर्धन जी को भी स्क्रीन पर ले लिया जाए और कृष्ण कुमार जानू जी को भी स्क्रीन पर रखें। मैं ये कह रहा हूं कि चलिए हाइपोथेटिकली मान लिया कि राहुल गांधी के जाने से मणिपुर में हिंसा भड़क सकती है, या आग लग सकती है, या संभली हुई स्थितियां बिगड़ सकती हैं। प्रधानमंत्री के जाने से भी ऐसा ही होगा क्या? प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं? प्रधानमंत्री के जाने से तो स्थितियां संभलनी चाहिए। देखो स्वप्निल जी, बहुत सरल सा विषय है। मणिपुर के विषय में दो समुदायों का आपसी अविश्वास है। वहां न प्रधानमंत्री और न नेता प्रतिपक्ष, दोनों पर ही विश्वास नहीं है। भाजपा वहां सत्ता में है, मैतेई समुदाय के वहां मुख्यमंत्री है, और कुकी जो है वो मैतेई। ये तो बड़ी दुखद स्थिति है ना कृष्ण कुमार भाई, ये तो बड़ी दुखद स्थिति है कि देश में एक ऐसा हिस्सा है, देश में एक ऐसा इलाका है जो ना विपक्ष पर भरोसा कर रहा है, ना सत्ता पक्ष पर भरोसा कर रहा है, और एक साल के भीतर हम उनका भरोसा जीत भी नहीं पाए। ये तो बड़ी दुखद स्थिति है, विडंबना है हमारे लिए भी और संविधान के लिए भी। स्वप्निल जी, आपकी बात सच है। देश में कांग्रेस ने अपने शासन काल में पूर्वांचल को जिस प्रकार की तिलांजलि देकर छोड़ा हुआ था, पिछले 10 साल में बहुत कुछ काबू किया गया है, और आने वाले इन 5 साल कंप्लीट होते होते बहुत कुछ ठीक हो चुका होगा। कश्मीर को जिस प्रकार सारी रियासतों के एकीकरण में विशेष दर्जा देकर नेहरू जी ने नासूर बनाकर छोड़ा था, 370 हटाकर वहां का समाधान किया गया है, किया जा रहा है, प्रक्रिया जारी है। वहां भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होंगे। नहीं, वहां तो जो चुनाव होंगे वो तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रहे हैं। ज्यादा अव्यवस्था के तौर पर चल रही है। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होंगे वो तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रहे हैं। भड़का कर दिया है। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वो तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रहे हैं जी। आपका स्टैंड क्या था, या आपकी विल पावर क्या थी? इसका जवाब तो आ ही नहीं पाया। देखो सरकार ने जब जम्मू कश्मीर के और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया, और दोनों केंद्र शासित में एक को बाद में राज्य का दर्जा देने की अधिसूचना जारी की, उस सारे विषय में तय था कि वहां जब चुनाव होंगे तो पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू और कश्मीर को मिलेगा। जो मिलेगा वो चुनाव होंगे तब मिलेगा। और वहां अभी लोकसभा के चुनाव में अच्छी वोटिंग हुई है, और वहां विधानसभा के चुनाव की परिस्थिति बन रही है। ठीक है, यशवर्धन जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? यशवर्धन जी शॉर्ट में जोड़ दीजिए, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। स्वप्निल जी, ये जो 400 लोग जिनका जिक्र किया जा रहा है मणिपुर भेजे गए हैं, इनके बैकग्राउंड के बारे में अगर पता करना हो तो महात्मा गांधी की हत्या के बाद में सरदार पटेल ने जो आरोप लगाए थे, आप उनको पढ़ लीजिए, आपको मणिपुर की हिंसा समझ में आ जाएगी। अगर 400 और लोग भेजे गए हैं तो हिंसा नहीं रुकेगी और ज्यादा भड़केगी। ये मैं नहीं यशवर्धन भाई आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, यूपीए का भी शासनकाल था, और जब जहां जरूरत पड़ी थी और आरएसएस के लोग पहुंचे थे मदद करने, तो यूपीए ने भी अप्रिशिएट किया था। आपको भी याद होगा मदद उत्तराखंड की त्रासदी में आरएसएस ने जितना काम किया वो वहां की तब की कांग्रेस सरकार से ज्यादा था। नेहरू ने परेड में शामिल किया 26 जनवरी को। उत्तराखंड की त्रासदी में आरएसएस ने जितना सपोर्ट किया सर, फर्जी बात है, कोई परेड में शामिल नहीं किया। नहीं यशवर्धन भाई, ठीक है, लेकिन यशवर्धन भाई, उत्तराखंड में त्रासदी आई थी, सुनिए ना यशवर्धन भाई, मैं क्या कह रहा हूं, उत्तराखंड में त्रासदी आई थी, तब विजय बहुगुणा जो कि कांग्रेस की ओर से सीएम बनाए गए थे, वो वहां पर सीएम थे। कांग्रेस से हालात संभाले नहीं संभल रहे थे, और तब आरएसएस ने वहां पर आप लोगों की पूरी मदद की थी, और इस बात को कांग्रेस ने एंडोर्स किया था। जो भी हालात आज आप 400 चेहरों को अलग चश्मे से कैसे देख सकते हैं? आर्मी और पुलिस संभालती है, केवल फोटोग्राफ खिंचवाने से। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि सिर्फ मदद हाँ, तो जो महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो चिट्ठियां बनी थी उसको आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, मुझे पता है आप उन 2 चिट्ठियों की बात कर रहे हैं जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखी गई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और इस इशू पर हमने अभी 3-4 रोज पहले डिबेट भी की थी, तब यशवर्धन जी और कृष्ण कुमार जानू जी मेरे साथ नहीं थे।
बहरहाल लेकिन सवाल यही है कि क्या वहीं वहीं जोर लगाया जा रहा है जहां पर सत्ता पक्ष कमजोर दिख रहा है। राहुल गांधी जिस तरह से इस टूर पे निकले हैं, क्योंकि दिल्ली अभी दूर है जैसा कि मैं टॉप पे लिख भी रहा हूं, क्या वो सेलेक्टिव हो गए? अगर एलओपी सेलेक्टिव हो जाएगा तो वो एलओपी का धर्म कैसे निभाएगा? इसी सवाल के साथ मैं छोड़ा जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।